गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूपीपीएससी की जो पीसीएस वाली सीरीज चल रही है उसमें नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। और इसमें हम 20 जो है हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे उनकी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, ये 20 क्वेश्चन बड़े ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बीपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ सेकंड का टाइम मिलेगा, अपना भी सोचना कि उस प्रश्न का आंसर क्या होगा। पहला प्रश्न है यहाँ पर, गुप्त प्रशासन में कौन सा अधिकारी शांति और युद्ध के मामलों के लिए जिम्मेदार था? विषयपति, संधि, विग्रहिक, महाप्रतिहार, महादंडनायक। और चारों को लेकर बहुत प्रश्न बनते हैं। देखिए, जो महादंडनायक है वो तो न्यायिक प्रशासन से संबंधित था। शांति और युद्ध के मामलों के लिए जिम्मेदार था संधि विग्रहिक। ठीक है, संधि कर लो, शांति इस तरह से याद कर सकते हो आप। तो बी है इसका आंसर। संधि विग्रहिक गुप्त प्रशासन में शांति और युद्ध के लिए जिम्मेदार एक अधिकारी था। संधि का अर्थ क्या है? शांति। जबकि विग्रह का अर्थ क्या है? युद्ध और संघर्ष। देखिए, विषयपति की बात करें, विषयपति गुप्त प्रशासन में जिले का प्रमुख था। वह अपने जिले में राजस्व संग्रह और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। महाप्रतिहार की बात करें तो गुप्त प्रशासन में महल के पहरेदारों का प्रमुख था। वह शाही महल और सम्राट की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। जो बच गया वो है महादंडनायक। गुप्त प्रशासन में मुख्य न्यायिक अधिकारी था और इम्पोर्टेंट है ये। वह कानून और न्याय बनाए रखने और दंड के प्रशासन की देखरेख के लिए जिम्मेदार था। तो यहाँ संधि विग्रहिक पूछा है, लेकिन सबकी पुनरावृत्ति होती है इनकी। गुप्त प्रशासन में कौन क्या? दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौर्य काल के दौरान एक कारीगर संघ नहीं था? देखिए, मौर्य काल में जो है कुम्हार कारीगर संघ में रहते थे, बढ़ई भी कारीगर संघ है, बैंक और व्यापारी ये भी कारीगर संघ है। ज्योतिषी नहीं है, ज्योतिषी ज़्यादातर व्यक्तिगत ही रहते थे। ठीक है, ए है इसका आंसर। तो मौर्य काल के दौरान विभिन्न कारीगर संघों ने अर्थव्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संघ जो है शिल्पकारों और व्यापारियों के संगठन थे जो किसी विशेष शहर में अपने शिल्प के अभ्यास को नियंत्रित करते थे। इस अवधि के दौरान कुम्हार, बढ़ई, बैंकर और व्यापारी स्थापित संघों में से थे। हालांकि ज्योतिषी मौर्य काल के दौरान संघों में संगठित नहीं थे। तो ज्योतिषी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उनका पेशा अधिक व्यक्तिगत था और इसमें अन्य संघों की तरह सामूहिक उत्पादन या वाणिज्य का समान स्तर शामिल नहीं था। तो कौन कौन शामिल है मौर्य प्रशासन में? संघ में कुम्हार, बढ़ई, बैंकर और व्यापारी। ज्योतिषी नहीं है क्योंकि वो व्यक्तिगत थे। क्वेश्चन नंबर 3, इतिहासकार विश्व का सबसे प्राचीन भाग किसे मानते हैं? गंगा घाटी, विंध्य पर्वत का दक्षिणी भाग, उत्तर पश्चिमी भारतीय घाटी या भारत का उत्तर पूर्वी भाग? देखिए, इतिहासकार जो है विश्व का सबसे प्राचीन जो भाग मानते हैं वो है विंध्य पर्वत का दक्षिणी भाग। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। इतिहासकारों द्वारा विंध्य पर्वत का दक्षिणी भाग दुनिया के सबसे प्राचीन भागों में से एक माना जाता है, खासकर मानव बस्ती के संदर्भ में। विंध्य पर्वत श्रृंखला का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है और इसे अक्सर प्राचीन ग्रंथों और भारत में प्रारंभिक बस्तियों की उत्पत्ति से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। पल्लव वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पल्लव दक्षिण भारत का एक राजवंश था। तमिल पल्लवों द्वारा शिलालेखों और प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली आधिकारिक भाषा थी। महाबलीपुरम के शैलकृत मंदिर पल्लवों ने बनवाए और इस राजवंश का, किस राजवंश का? पल्लव राजवंश या वंश का वर्तमान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों और कर्नाटक तक फैला हुआ था। क्या फैला हुआ था? इसका शासन। तो एक तो कोई पक्का गलत है यहाँ पर। ठीक है, 4 में से। देखिए, पल्लव दक्षिण भारत का एक राजवंश था, करेक्ट है ये। महाबलीपुरम के शैलकृत मंदिर पल्लवों ने ही बनवाए।
और इस राजवंश का वर्तमान शासन वर्तमान में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों और कर्नाटक तक फैला हुआ था। ये भी ठीक है। तमिल नहीं बल्कि संस्कृत। संस्कृत पल्लवों द्वारा शिलालेखों और प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली आधिकारिक भाषा थी, ऑफिशियल लैंग्वेज थी। तो यहाँ जो गलती है वो बी में है। देखिए, पल्लव दक्षिण भारत का एक राजवंश था जिसने 3वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक शासन किया। संस्कृत, तमिल नहीं, संस्कृत पल्लवों द्वारा शिलालेखों और प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली आधिकारिक भाषा थी। पल्लव अपने स्थापत्य योगदान के लिए जाने जाते हैं, जिसमें महाबलीपुरम के शैलकृत मंदिर शामिल हैं। उन्होंने दक्षिण भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस राजवंश का शासन वर्तमान तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों और कर्नाटक तक फैला हुआ था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हिंदू धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता, जिसे महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाया गया, कितने अध्यायों में रचित है? 18, 21, 15 या 16? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 18 में। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता जो है 18 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय को योग कहा जाता है और यह जीवन और आध्यात्मिकता के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने के लिए निर्धारित है। भगवान कृष्ण, ये अध्याय जो हैं भगवान कृष्ण और योद्धा राजकुमार अर्जुन के बीच बातचीत हैं। नंबर 6 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उग्रवादियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी गर्मपंथियों की बात हो रही है। क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, भारत में ब्रिटिश वस्तुओं को बढ़ावा देना, विधान परिषदों का विस्तार करना या सामाजिक सुधार लाना। मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य उनका, देखिए, उदारवादी जो थे ना, सॉरी उग्रवादी, इनको चरमपंथी कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, या गर्मपंथी। पूर्ण स्वतंत्रता यानी स्वराज्य प्राप्त करना उनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, वो भी प्रत्यक्ष तरीके से। भारत में ब्रिटिश वस्तुओं को नहीं बल्कि स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना चाहते थे वो। तो ए है इसका आंसर। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता या स्वराज्य प्राप्त करना। उग्रवादी या गर्मपंथी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट थे। उनका मुख्य उद्देश्य स्वराज्य प्राप्त करना था, जिसका अर्थ ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता है। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक कट्टरपंथी और प्रत्यक्ष तरीकों के उपयोग में विश्वास करते थे, जिसमें बहिष्कार, विरोध और सविनय अवज्ञा शामिल थे। उग्रवादी गुट के प्रमुख नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय शामिल थे, जिन्हें सामूहिक रूप से लाल बाल पाल तिकड़ी के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ठीक है, कौन है लाल बाल पाल की तिकड़ी? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल। 7, भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को इसकी नवीनतम विशेषता बताया, जबकि ग्रेनविले ऑस्टिन ने इसे संविधान की अंतरात्मा कहा? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की जो आत्मा कहा है वो अलग से प्रश्न है, उसके बारे में बात हो रही है। वो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है ना, उसको कहा है। लेकिन यहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत को नवीन विशेषता बताया भारतीय संविधान की, और ग्रेनविले ऑस्टिन ने संविधान की अंतरात्मा कहा है इसी को, राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत को, यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों को भारतीय संविधान की नवीन विशेषता के रूप में वर्णित किया। ग्रेनविले ऑस्टिन ने राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों को संविधान की आत्मा कहा। राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत जो हैं भारतीय संविधान के भाग 4 में निहित हैं। क्या ये बाद में जोड़े गए? नहीं, ये पहले से ही थे। बाद में क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ये भी इम्पोर्टेंट है, किसने किए थे वो भी इम्पोर्टेंट है। और बिल्कुल कंफ्यूजिंग पेयर है,
1932, 1932 सभी में है, मंथ से ही कटेगा, अक्टूबर, सितंबर, नवंबर या अगस्त। देखिए अगस्त नहीं है, नवंबर नहीं है, अक्टूबर भी नहीं है, यह है सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932। एग्जैक्ट डेट क्या है? पुणे में यराबदा जेल में, यराबदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 24 सितंबर 1932 को पुणे पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से किसने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की थी? नौरोजी बनर्जी तिलक या पी.सी. रे? बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की थी आचार्य पी.सी. रे। ऑप्शन नंबर डी। पी.सी. रे का फुल फॉर्म क्या है? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, जिन्हें आचार्य पी.सी. रे के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय रसायनज्ञ, शिक्षक और उद्यमी थे। उन्हें इस क्षेत्र में उनके योगदान के कारण अक्सर भारतीय रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। 1901 में उन्होंने बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड की स्थापना की थी, जिसे बाद में बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स के रूप में जाना गया। क्लियर। 10वां प्रश्न है, भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड? ये की गई थी यूएसए में, अमेरिका में। सी है इसका आंसर। देखिए गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी एक संगठन था जिसकी स्थापना जो है यूएसए में भारतीय अप्रवासियों ने की थी। 1913 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में स्थापित किया गया था। पार्टी का उद्देश्य क्या था? सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना। इसके जो सदस्य थे मुख्य रूप से सिख थे, ठीक है, और इसमें हिंदू और मुसलमान भी शामिल थे। गदर पार्टी ने क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए गदर नामक एक समाचार पत्र प्रकाशित किया। सारे के सारे ये बुलेट पॉइंट है, टू द पॉइंट। 11वां प्रश्न है, भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना प्रारंभ की थी किसने? प्रश्न कहना चाह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है किसको? लॉर्ड रिपन को। देखिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। उसने 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय के रूप में काम किया। रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पेश किया, जिसमें प्रशासनिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया। रिपन के प्रयासों ने भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के विकास की नींव रखी। अगला जो प्रश्न है 13वां, निम्नलिखित में से किसने 1883 में इल्बर्ट विल पेश किया ताकि भारतीय न्यायाधीशों को भारत में ब्रिटिश अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति मिल सके? डलहौजी, कर्जन, कैनिंग, रिपन? इसका उत्तर भी लॉर्ड रिपन ही है, डी है इसका आंसर। देखिए लॉर्ड रिपन ने 1883 में इल्बर्ट विल पेश किया ताकि भारतीय न्यायाधीशों को भारत में ब्रिटिश अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति मिल सके। शिक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया रिपन ने। स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया रिपन ने। 13, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जे.बी. कृपलानी इसका आंसर नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री भी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू भी नहीं है। इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सभी भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। स्वतंत्रता के बाद, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलग से प्रश्न बनता है, और उन्हें उनके दृढ़ संकल्प और मजबूत नेतृत्व के लिए भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। ये भी अलग से प्रश्न है। 14, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1947 में सत्ता हस्तांतरण के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया? इसका उत्तर है जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी। जे.बी. कृपलानी एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्होंने 1947 में सत्ता हस्तांतरण के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया। 15 प्रश्न है, भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में
स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? यानी भारत को डोमिनियन स्टेटस के दर्जे की बात हो रही है। कौन था वो? लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक भारत का वायसराय था। उसने 1929 में अनिर्दिष्ट भविष्य में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की पेशकश की घोषणा की। यह घोषणा इरविन घोषणा का हिस्सा थी जो 31 अक्टूबर 1929 को की गई थी। यह घोषणा भारतीय राष्ट्रवादियों को खुश करने और उनका सहयोग प्राप्त करने का प्रयास था। ठीक है, यह प्रस्ताव अस्पष्ट माना जाता था और भारतीय नेताओं की पूर्ण स्वतंत्रता की मांगों को पूरा नहीं करता था। डोमिनियन स्टेटस देने के लिए स्पष्ट रूपरेखा के अभाव में आगे असंतोष हुआ और पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग आगे बढ़ी भारतीयों के द्वारा। 16वां प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के पहले महासचिव पूछ रहा है, कौन थे? गलत मत कर देना। ठीक है, दो तीन तरह से सवाल बनता है ABCD में। स्थापना बता दो कब हुई थी। ठीक है, 1920 में हुई थी। पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। लेकिन यहाँ पूछ रहा है महासचिव, तो महासचिव कौन थे? दीवान चमनलाल, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय के पहले अध्यक्ष के रूप में हुई थी। इसकी स्थापना अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले महासचिव थे दीवान चमनलाल। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संघ है। यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा है। तो दो तीन प्रश्न जो बनते हैं, स्थापना कब हुई एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा। 31 अक्टूबर 1920 को। पहले अध्यक्ष कौन? लाला लाजपत राय। और एक और, पहले महासचिव कौन? दीवान चमनलाल। 17 निम्नलिखित में से कौन सी गर्मपंथियों की मांग नहीं थी? गर्मपंथी या उग्रवादी भी लिख देते हैं कभी कभी। तो इनकी जो मांग थी पूर्ण स्वराज्य था, स्वदेशी उद्योगों का प्रचार था, पूर्ण स्वतंत्रता थी, संवैधानिक सुधार नहीं थी इनकी मुख्य मांग। तो अपना जो आंसर क्या लगा दें इसमें? ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक सुधार। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर गर्मपंथियों ने मुख्य रूप से पूर्ण स्वराज्य यानी स्वशासन की मांग की थी। उन्होंने ब्रिटिश माल पर निर्भरता कम करने और भारतीय व्यवसायियों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी उद्योगों के प्रचार की वकालत की। ब्रिटिश शासन में पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य गर्मपंथियों की एक मुख्य मांग थी। इसके विपरीत संवैधानिक सुधार गर्मपंथियों की प्राथमिक मांग नहीं थी, क्योंकि वे केवल संवैधानिक समायोजन से कहीं अधिक आमूल परिवर्तन चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 18वां, 1930 में किसने अपने सबसे प्रसिद्ध भाषण में उत्तर पश्चिम भारत में एक मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया? इसका उत्तर है सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मोहम्मद इकबाल ब्रिटिश भारत में एक प्रसिद्ध दार्शनिक, कवि और राजनीतिक थे जो पाकिस्तान के निर्माण में अपनी प्रभावशाली भूमिका के लिए जाने जाते हैं। अपने प्रसिद्ध इलाहाबाद भाषण में 1930 में इकबाल ने भारत के उत्तर पश्चिम में एक अलग मुस्लिम राज्य के विचार का प्रस्ताव रखा, जिसने पाकिस्तान की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1917 में एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू के साथ किस आयरिश लेडी ने मद्रास के अडयार में महिला भारतीय संघ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य महिलाओं में जागरूकता लाना था? एलिस, मार्गरेट, टियरनी, मिर्ना। कजिन्स 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 कजिन्स, क्या उत्तर है इसका? कौन थी वो महिला लेडी जिसने 1917 में एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू के साथ मद्रास के अडयार में महिला भारतीय संघ की स्थापना की? और इस महिला भारतीय संघ का उद्देश्य क्या था? महिलाओं में जागरूकता लाना। और वो महिला है, वो आयरिश लेडी का नाम है मार्गरेट कजिन्स, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मार्गरेट कजिन्स एक आयरिश महिला अधिकार कार्यकर्ता ने आयरलैंड और भारत दोनों में महिला अधिकार आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1917 में उन्होंने एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू के साथ मिलकर मद्रास के अडियार में महिला भारतीय संघ की सह स्थापना की। महिला भारतीय संघ का उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक सुधारों के माध्यम से भारत में महिलाओं का उत्थान और जागरूकता लाना था। नंबर 20 पर आ जाइए। भारत की किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की? चेम्सफोर्ड, लिनलिथगो, वेलिंगटन, रीडिंग। इसका उत्तर है लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को शिमला में एक बयान जारी किया जिसे अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। यह द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग को सुरक्षित करने का एक प्रयास था और उस समय विंस्टन चर्चिल जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इम्पोर्टेंट है यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव के वो कुछ प्रावधान क्या थे। भारत के उद्देश्य के रूप में डोमिनियन की स्थिति, ठीक है, जो भारतीयों को कतई मंजूर नहीं थी। वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। युद्ध के तुरंत बाद एक प्रतिनिधि संविधान निर्माण निकाय नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी, और सफल नहीं हुआ था अगस्त प्रस्ताव। तो ये 20 प्रश्न हिस्ट्री के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तरह के प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी पैट में भी बहुत पूछे जाते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। धन्यवाद।